हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भिदराना कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और कंटिन्यू करते हैं अपनी PYQ की सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे, पिट्स इंडिया एक्ट पे और चार्टर पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर एक तरह से कंपनी ने जो अपने देश में हालात किए थे तो लोग इतने त्रस्त थे, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है और फाइनली अंग्रेज़ों को इंग्लैंड में बैठे हुए तो ऐसा हो गया था कि अब यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हम कर पा रहे। तो फिर क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी को बिल्कुल अबॉलिश कर देती है उसके हर तरीके से और अपना एक कानून वो भेजती है। तो आज हम उसे आगे शुरू करते हैं 1858 से 1947 तक का। ठीक है, तो फर्स्ट PYQ है अपना, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 1858 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इस अधिनियम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सुशासन का कानून कहा गया। एक तरह से ये कहा गया कि कंपनी ने जो आपके साथ किया है, हम यहाँ पे सब कुछ इस पूरी सिस्टम को, इस मशीनरी को सुधार करेंगे और एक अच्छा शासन हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उस समय में इंग्लैंड के अंदर महारानी विक्टोरिया थी और प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे, जो 1857 के विद्रोह के समय थे। और इसके बाद जो PM थे लॉर्ड डर्बी थे, जो इस कानून को यहाँ पे ऑफिशियली तौर पर लागू करने वाले या और कंपनी को समाप्त करने वाले, तो वो PM थे लॉर्ड डर्बी। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर जो एक्ट कहा गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर अबोलिस्ड AIC यानी आपकी कंपनी को अबोलिश कर दिया गया, ट्रांसफर्ड पावर टू ब्रिटिश क्राउन। तो भारत के उत्तम प्रशासन के नाम पर कंपनी का शासन समाप्त और अधिकार अब चला गया क्राउन के हाथों में। इसके अंदर जो प्रावधान करे गए, एक अब जो गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड कैनिंग, अब उसे क्या बना दिया गया, वायसराय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे फैक्ट। जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और जो पहले वायसराय थे हमारे, वो भी हमारे लॉर्ड कॉनिंग थे। ठीक है, तो एक नया पद का भी क्रिएशन करा गया इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पे एक नया पद, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, और जिसके मदद के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल भी इन्हें दी गई। ठीक है, और डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम, अबॉलिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हम 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेके आए थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर हम लेके आए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे भी हम इसके और फैक्ट देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा की शुरुआत इंग्लैंड से ही मानी जाती है। तो इनका एक तरह का ये पहला संविधान के रूप में एक ऐसा पत्तर आप मान सकते हो जो यूज करा गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में भी इनका ये पहला कानून था ऐसे ही, तो इसलिए हमारे देश में ये पहला मैग्ना कार्टा था। तो जो किस एक्ट के तहत भेजा गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SOS का पद क्रिएट करा गया? तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 के तहत करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब बात कर लेते हैं इस पे कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जो CDS 2018 में था। तो हम इसमें क्वेश्चन कुछ अपर एग्जाम के भी ले रहे हैं, बिल्कुल हम ये तो नहीं कह रहे कि सारे क्वेश्चन को, लेकिन कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इनमें से आपके एग्ज़ाम में शायद इस टाइप की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी लिए जाए। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल, मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन।
तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में विचार करें। तो पहली स्टेटमेंट है, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो अब एक तरह से सॉवरेनिटी या संप्रभुता किसकी आ गई, अब ब्रिटिश की आ गई। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने प्रत्यक्ष शासन के अधीन पहला कानून अधिनियमित किया। तो जो संसद का ये पहला, ब्रिटिश संसद का ये पहला कानून था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है स्टेटमेंट इसमें, यह अधिनियम निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत पर अधिशासित था। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इसके अंदर भारतीयों की कोई ऐसा नहीं था कि कोई उन रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए या उन्हें कोई पावर इसके अंदर दी गई थी जो उसे वो जूम कर सकें या इंडिया में यूज कर सकें या इन्हें बाधित कर सकें। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये एक तरह से उन्हीं लोगों का कानून था और उन्हीं ने इसे यूज करना था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। तो राइट आंसर होगा आपका 3। ठीक है, सी। नेक्स्ट, भारतीय निधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया। अब देखो, अब हमारा एक्ट 58 के बाद 61 शुरू होता है। तो अब 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद करी थी, तो अब उन लोगों को भी खुश करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो वो लोग 3 लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया। तो एक हैं आपके पटियाला के महाराज और दूसरे हैं बनारस के राजा और तीसरे हैं आपके सर दिनकर राव। तो 1861 के एक्ट के तहत इन तीनों को इसमें शामिल करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। तो अब देखो, गवर्नर जनरल उस समय में अध्यादेश की जो पावर थी, ऑर्डिनेंस की पावर थी, तो वो गवर्नर जनरल के पास थी इमरजेंसी के टाइम में। तो आज अध्यादेश जारी करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट को है। और किस आर्टिकल के तहत है, ये है 1, 2, 3। और स्टेट में हमारे राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। तो स्टेट में आर्टिकल हो जाएगा आपका 213। तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश होता क्या है, तो अगर हम प्रेजेंट डे बात करें तो हमारे संसद का कोई स्तर नहीं चल रहा है, लेकिन देश में एक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आन पड़ी कि उस पे कानून की अभी जस्ट रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में बगैर सत्र, यानी हमारे पास जो संसद है उसके अंदर कानून बनता है प्रॉपर, दोनों सदनों से पार जाके राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो ऐसे में राष्ट्रपति इसको लागू कर सकता है और वो उनका अध्यादेश एज ए कानून काम करता है विद इन 6 मंथ। ठीक है, अगर वो बाद में इसको कानून बनाना है तो प्रॉपर प्रोसेस से कानून बना दिया जाएगा। तो आगे क्लासेज में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस समय भी 6 मंथ के लिए था, आज भी 6 मंथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हमारा क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर है 1861 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कुछ और स्टेटमेंट टाइप बातें कर लेते हैं हम। 1861 के संबंध में विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसने गवर्नर जनरल की शाही परिषद में गैर सरकारी सदस्य शामिल कर लोकप्रियता डाली। ये बात बिल्कुल सही है। सरकारी सदस्य यानी अंग्रेज, गैर सरकारी इंडियन। तो यहाँ पे इंडियन को जगह दी थी, शामिल करे थे 3, आप पटियाला महाराज और बनारस के राजा और सर दिनकर। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, सदस्य नामांकित थे, उनके कार्य सिर्फ गवर्नर जनरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तक सीमित थे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है,
क्योंकि जो सदस्य नामांकित किए थे वो गवर्नर जनरल के प्रस्तुत प्रस्ताव तक सीमित थे। ऐसा नहीं था कि वो जब वो विधान बना रहे हैं वहाँ पे कोई वोटिंग करेंगे या उसमें कोई चेंज ला देंगे, वो बस प्रस्ताव लाने से पहले यूज किए जाते थे। ठीक है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। अब इसमें ये नहीं कह रहे, लेकिन गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्तियाँ थी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। तो 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। तो बातें तो वही है, लेकिन स्टेटमेंट में देके वो हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को पढ़िए। हमने कोशिश की है कि पहले सिंपल, फिर हम उसको स्टेटमेंट में क्वेश्चन टाइप में लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो आप इनको ध्यान से टैकल करिए, मुश्किल नहीं है। अगर एग्जाम में आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकाल रहे हो तो आपको वो और उनसे काफ़ी आगे ले जाएंगे और काफ़ी आपकी हेल्प होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? ठीक है। तो भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत, तो पहले तो ये बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में जो शुरुआत हुई चुनाव की वो 1892 के एक्ट से हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन आ गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या फ़र्क है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे हमारे यहाँ पे एमपी है, एमएलए, ठीक है, तो जिनके अंदर जनता पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जैसे आप लोकल लेवल पे एमएलए चुनते हो, उधर लोकसभा में आपका एमपी होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हमारे द्वारा चुने गए ये एमएलए, एमपी, तो ये अगर हम प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल लें तो हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही चुनते हैं। ठीक है। तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है। तो ये शुरुआत की गई थी आपके 1892 के एक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है। तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो ये एक्ट है आपका 1892 का। ठीक है। यहाँ पे बहस करने की शक्ति तो मिल गई थी, लेकिन उस बजट में मतदान करने की पावर नहीं थी, या कुछ संशोधन करने की पावर अब तक इंडियन को नहीं मिली थी। ठीक है। बहस कर सकते थे सिर्फ, तो ये हमें मिली थी पावर 1892 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट का विरोध क्यों किया? तो इसमें कुछ हमें दी है स्टेट ऑप्शन, ये देखो। शाही परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी क्या? दूसरा, प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी? नहीं। परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया था। इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि भारतीयों को सार्वजनिक कोषों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। ठीक है। बजट पर चर्चा करने का तो दिया गया था, लेकिन चेंजेस करने का नहीं दिया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए अब नेक्स्ट एक्ट है जो वो रिलेट करता है हमारे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से, सांप्रदायिक प्रतिनिधि से, मिंटो मार्ले सुधार 1909 का। ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो जो एक्ट जाना ही जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इसके अंदर मुस्लिम मेंबर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अब हमारे देश में एक कॉमन लिस्ट है जो सभी वोट डालते हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अलग से डालते हैं, हिंदू अलग से डालते हैं, लेकिन इस समय में मुस्लिम ही वोटर होंगे और मुस्लिम ही उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसी को वो चुन सकते थे। ठीक है। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो इसके जो इसे एक तरह से भारत में फूट डालो राज करने वाली ये शुरुआत कह लीजिए, या ठीक है। तो आज के समय में जो चीज़ें हैं, तो लॉर्ड मिंटो को इसका फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसके बाद लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म,
तो डिवाइडेड सोसाइटी अलोंग रिलीजियस लाइन, तो इसके अलावा भारत में जो सोसाइटी थी वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री, पहली बार भारतीयों को वायसराय कार्यकारी परिषद से जोड़ा गया और उसके अंदर जो मेंबर लिए गए पहले वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो जो पहले लॉ मेंबर भी बने। इसके बाद विधान परिषद के अधिकारों में बढ़ोतरी, अब जो मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पहले नहीं पूछ सकते थे, अब वो क्वेश्चन कर सकते थे। बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, पहले नहीं थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई है, ये आप बता दोगे। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग किसके नेतृत्व में की गई? तो ये व्यक्ति थे आगा खां। ठीक है, तो जो नेतृत्व करने वाले थे शिमला प्रतिनिधि मंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, इसमें ऑप्शन है आपके मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 का। ठीक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नाम से संबंधित है? तो अभी जो जाना जाता है आपका 1919 का एक्ट है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 का है, ये आपका जाना जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। तो यहाँ पे द्वैध शासन से मतलब है, डायरची से मतलब है कि प्रांत के अंदर दो तरह के विषय, यानी जैसे आप प्रेजेंट डे बात करें तो 7th शेड्यूल में हम 3 लिस्ट हैं हमारी, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे सेंटर लिस्ट के अंदर जो विषय है उस पर सेंटर कानून बना सकता है, जैसे आपका डिफेंस है, रेलवे है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बना सकता है। ठीक है, जैसे आपका पुलिस है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये अब अपनी लिस्ट पे कानून बना सकते हैं प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर प्रयोग करा गया, तो यहाँ पे स्टेट के अंदर विषयों को 2 लिस्टों में बांटा, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद एड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर। ठीक है, तो ये गवर्नर और मिनिस्टर ही मिलके इस पे कानून बनाते थे। दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी आरक्षित विषयों पर गवर्नर और उसकी परिषद बिना जवाबदेही के शासन करती थी। ठीक है, और कुछ विषय ऐसे भी होते थे जो बाद में ये भी इन्हीं को पावर थी, उसमें चेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कृषि या और उस समय के, और जो आपके ट्रांसफर्ड विषय थे वो जो गवर्नर और जो मंत्री उनकी सलाह से चलता था, लेकिन फिर भी पावर मोस्टली गवर्नर और काउंसिल के पास ही रहती थी। डबल रूल, प्रांतों में इस दोहरी शासन व्यवस्था को क्या कहा गया? डायरची या द्वैध शासन, ये हमने ऊपर पढ़ा ही है। इसके अलावा जो इसके अंदर किया गया वो किया गया बाइकैमरलिज्म, यानी आज जो हम बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आज हमारे अपर हाउस या लोअर हाउस आप कह लीजिए। अपर हाउस आपका राज्यसभा और लोअर हाउस आपका लोकसभा। ठीक है, तो इसी एक्ट में हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन, यानी अब डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी जनता पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और इसके अलावा अब हाँ, इसके अंदर जो प्रोविज़न एक किया गया हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1926 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, और अब राज्य बजट अलग से कर दिया गया। ठीक है, अब राज्यों का बजट अलग से पेश होता था। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? बाइकैमरल सिस्टम। ठीक है, तो बाइकैमरल सिस्टम आपका लेके आया 1919 का एक्ट। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
तो क्वेश्चन जब करो तो नहीं पे सर्कल ज़रूर लगा लेना, ठीक है, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे सही बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया, ये बिल्कुल सही है। जो 1909 में शुरू हुआ था उसने इसको कंटिन्यू करा। दूसरा, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया। 32 क्वेश्चन का आपका भी है, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को, ये भी सही है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ये भी सही है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक किया, तो ये बात गलत है और हमें क्या बताना है, हमारा आंसर सही यही है लेकिन स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये हमें 1919 के तहत ही दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो समझने की बात है, महिलाओं को ऐसा नहीं है कि जैसे आज सभी महिलाओं को अधिकार है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन इस समय में महिलाओं को जो मत का अधिकार मिला था, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मत का अधिकार मिला था जिनके पास एक लिमिट सेट करी गई थी संपत्ति की और टैक्स पे की, ठीक है, तो वो ही वोट दे सकती थी, ठीक है। तो इस बेस पे 1921 में मद्रास प्रांत एक ऐसा प्रांत था जिसे आज चेन्नई बोलते हैं, जिसने पहली बारी ये महिलाएं वोट डालने का वहाँ से काम शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम, ये पढ़ के आए हैं हम, तो ये एक्ट है आपका 1919 का, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा का के कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 1919 के तहत निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ है, वो कौन कौन से समय थे। तो इसके अंदर हमें ऑप्शन दिया है 1926, 1937 और 1945, ठीक है। तो 1926 और 1945 का इलेक्शन 1919 के एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन 1937 का जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1935 के एक्ट के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारा सी, तो राइट आंसर होगा सी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, देखो अभी पढ़ा हमने द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यू करा है। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, तो ये भी बिल्कुल। तो ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है 1 ओनली और 2 और 3, ठीक है। तो इसमें एक बार दोबारा से देखता हूँ, तो ये हमने पढ़ा कि द्वैध शासन बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा, ये भी ट्रांसफ़र किया है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो व्यवस्था हमने 1909 में की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी रॉन्ग। तो 1 और 3, तो राइट आंसर होगा हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, ठीक है। तो संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम की शुरुआत हमारे एक्ट 1935 के द्वारा की गई, ठीक है। तो पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया है फेडरल सिस्टम, हमने यूएसए और एक है आपका इंग्लैंड का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो यूएसए सही में फेडरल सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से कंज्यूम करती है पावर को। अगर यहाँ पे इंग्लैंड में बात करें तो यूनिटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो संसद या वहाँ की सेंटर पावरफुल है, ठीक है। लेकिन इंडिया में दोनों नहीं है, लेकिन दोनों मौजूद हैं। अगर सही से सिस्टम चलता है तो यूएसए की तरह है, अगर बात करें हम इमरजेंसी जब आपातकाल लग जाता है तो हम इंग्लैंड की तरह हो जाते हैं यूनिटरी। तो दोनों को मिला के भारत में क्वाज़ी फेडरल सिस्टम है। तो ये सिस्टम हमारा
कनाडा की तरह है। वैसे हमने लिया कहाँ से है, तो हमने ये यूएसए से, और किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। ये जो अभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है प्रयास, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ। तो जो अभी अगर बात हमने की है कि 7th शेड्यूल में 3 तरह की लिस्टें हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। अभी जैसे आज के समय में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, जैसे बात करें तो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उस समय में आपकी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब इस पे कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब ये सब्जेक्ट आ गया है। तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा अवशेष, या आप बोल सकते हो रेजिड्यूरी पावर्स। ठीक है, तो उस समय में रेजिड्यूरी पावर्स थी जो वो गवर्नर के पास थी। प्रेजेंट डे ये पावर्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो इसमें सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरपेक्षता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। ठीक है, तो ये एक्ट होगा हमारा 1935 का एक्ट। अब भी इसके अंदर भी वही इंडियन को कोई पावर्स नहीं मिल गए थे, अब भी उन्हीं के रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमें 1935 के तहत यूज करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, तो ऑटोनॉमी, स्टेट की, प्रोविंस की ऑटोनॉमी भी हमने किस एक्ट के तहत दी है, वो दी है 1935 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध, तो इमरजेंसी के प्रोविजन भी हमने 1935 से लिए हैं। पिछली क्लास में हमने 1935 का डिस्कस करा है, तो यहाँ पे मैं कम बता रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बात सही है क्या। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित नहीं, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, तो ये भी हमारी 1935 का एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दी गई हैं गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है, तो ये भी हमारा 1935 का एक्ट है। ठीक है, जैसे अभी जैसे मैं बता रहा हूँ 3 लिस्ट में है डिवाइडेशन, लेकिन उस समय में जो 1935 के अंदर आया था वो आपका 2 लिस्ट, यानी केंद्र और राज्यों की लिस्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया। अब देखो, अगर बात करें हम 1919 का एक्ट है, उसके तहत हमने द्वैध शासन जो प्रांतों में शुरू करा था, यानी आपके ट्रांसफरेबल और रिजर्व सब्जेक्ट। अब उसको वहाँ से हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि 1935 में हमने प्रांतों को स्वायत्तता दे दी कि अब आप खुद मैनेज करो चीज़ें। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को 1935 एक्ट के तहत केंद्र में एक्टिव करने की बात करेगी, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में किस अधिनियम, तो आपका फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। इसी को आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट आज का हमारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम से बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, तो भारत से अलग बर्मा को किया गया था, वो एक्ट भी आपका 1935 का था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है हमारे पास पहली, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। तो ये बात
सही है पहला कथन। दूसरा, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की, ये बात भी सही है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन देके दोनों कथन अलग अलग सही हैं, वह कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। क्या व्याख्या कर रहा है? दोनों कथन अलग अलग सही हैं, ये बात भी सही है, परंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सही है, दो गलत है, ये तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। कथन एक गलत है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि स्पष्टीकरण, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण एक दूसरे का कोई भी नहीं दे रहा है, सब अलग से सही है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन दोनों कथन अलग अलग सही है, परंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया हमारा, तो उसके अंदर इनमें से एक सही नहीं है, वो हमें देखना है। संविधान प्रदान करने के लिए 1935 के एक्ट को संशोधित किया गया, ये सही है। इसके बाद भारत की अधीनता को समाप्त कर दिया गया, इसके अंदर अधीनता समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, हम एक बार ये आगे की पढ़ते हैं। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था, ये बिल्कुल सही है। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर, ये भी सही। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये गलत है जो, क्योंकि इसने ये पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, तो हमें बताना कि नहीं है। तो सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल व NWF को छोड़कर शेष भारत मिला, ये सही है। ठीक है, इसके बाद अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से संविधान निर्धारण तलाशा गया, ये सही नहीं है। ठीक है, अधिनियम में दो स्वतंत्र डोमेनियन, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान बने। संविधान सभा को संविधान बनाने की असीमित शक्ति, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 52 और 53। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, तो आपने मैचिंग द फॉलोइंग ये करने हैं, और दूसरा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप इनके करके देखिए, इन्हें ट्राई करिए। ठीक है, और इसे आप जैसे क्वेश्चन आता है तो एक बार उसको वीडियो को रोक के और उसका कमेंट सेक्शन में पहले आंसर देने की कोशिश करो, फिर एक बार चेकआउट करो। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही करते हैं। ये हमारे पहला लेसन जो हमारा था, ठीक है, वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, हमने 17 यहाँ पे जो आपको चैप्टर दिया उन पे सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।